हो गया? ठीक। आज के लेक्चर हम सीखेंगे एम्बेलमिंग के बारे में, है ना। सो व्हाट इज द एम्बेलमिंग, देन इसका प्रोसेस, एम्बेलमिंग केमिकल, कौन कौन सा केमिकल इसमें यूजेस होता है, उसका इक्विपमेंट, एंड फर्दर हम देखेंगे इसमें प्रोसीजर। तो सबसे पहले व्हाट इज द एम्बेलमिंग, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एम्बेलमिंग इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग और प्रिजर्विंग। ठीक है, क्या होता है, सैनिटाइज करना और प्रिजर्व करना हमारी ह्यूमन बॉडी को। कैसे प्रिजर्व करना, जैसे हम घर में क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस की ग्रोथ ना हो, है ना। ऐसे ही क्या करते हैं, हमारी डेड होने के बाद आफ्टर बॉडी को कुछ टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि वो बॉडी क्या डिस्ट्रॉय ना हो, उसका डिकम्पोजिशन ना हो। हमको लॉन्ग टाइम के लिए यदि रखना है उस चीज़ को, तो क्या करते हैं, हम उसको केमिकल इंसर्ट करते हैं हमारी कैविटी में, ब्लड वेसल्स में, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, बता रहा हूँ मैं, वो भी प्रिजर्विंग के लिए होता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी है। एक तो हमको सुपरफिशियल प्रिजर्व करना होता है, उसके बाद आता है हमारी बेंस और आर्टरीज में केमिकल इंजेक्ट करते हैं, और दूसरा हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। तो ऐसा उसका 2 से 3 टाइप है, वो हम फर्दर देखने वाले हैं। तो पहले हमने इसका देखा कि सैनिटाइजिंग और एम्बेलमिंग का मीनिंग क्या होता है। सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन बॉडी। सैनिटाइजिंग और प्रिजर्विंग। तो इसका डेफिनेशन है, एम्बेलमिंग इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन टू रेंडर देम एज सेफ एज पॉसिबल फॉर हैंडलिंग वाइल retaining naturalness of tissue for funeral viewing of pose and embel embelmer is one of the trend is the art of science और एम्बेलमिंग ये क्या है, आर्ट है और एक साइंस है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसका फ्यूनरल के लिए जैसे उसका नॉट डिफाइन नहीं रहता कि भाई इसका फ्यूनरल कब होना है ना। कई बार क्या रहता है, हमने कल देखा था कि भाई मिसिंग पर्सन रहता है, कोई उसकी बॉडीज रहती है, उसके कोई रिलेटिव नहीं है, उसका अटेंडेंट नहीं है, तो हमको उसको जैसे उसका मतलब फ्यूनरल जो भी होता है हम अलग अलग उसके हिसाब से करते हैं। जैसे किसी को कोई बर्न करते हैं ना, कोई उसको बॉडी के अंदर दफनाते हैं, है ना। तो जो भी आपका कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोसेस रहता है, तो तब तक आप वो चीज़ प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, तब तक आप उसको प्रिजर्व करके उसको आपको सेव करके रखना पड़ता है। यदि आप नहीं रखोगे तो बैक्टीरिया, वायरस का ग्रोथ होगा, बॉडी धीरे धीरे करके, हमने स्टेजेस में देखा था कि भाई राइगर मोर्टाइज, लाइबर मोर्टाइज, वो सारी डिकम्पोजिशन उसका होना शुरू हो जाएगा। तो हम उसको बॉडी को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं केमिकल के द्वारा। तो अब इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर 4 इसको सब डिवीजन में दिखाए हुए है। तो द एम्बेलमिंग प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व इन 4 पार्ट। कितने, फर्स्ट हमारा आर्टेरियल एम्बेलमिंग, सेकंड है कैविटी, बुक्स लाए कि नहीं, बॉडी कैविटी, हाइपोडर्मल और सरफेस। हो गया। दिख रहा है?
लिख लिया। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि नाम से इसका क्लियर हो रहा है हमको, आर्टेरियल एम्बेलमिंग। एम्बेलमिंग हमने देखे कोई सैनिटाइजिंग करना या बॉडी को हमारे प्रिजर्व करना। तो आर्टेरियल मतलब जो आपकी आर्टरीज होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, केमिकल इंजेक्ट करते हैं। केमिकल्स होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है, उसको हम क्या करते हैं हमारी कैरोटिड आर्टरी से इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या होता है हमारे होल कंप्रिहेंसिव हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है धीरे हाइपोडर्मल, पी लगा लेना उसमें स्पेलिंग में। हाइपोडर्मल है वो। हाँ, फर्स्ट वाला हम देख रहे थे आर्टेरियल एम्बेलमिंग। तो इसमें क्या होता है, हम आर्टरीज में क्या करते हैं, फ्लूइड आता है हमारा, केमिकल आता है प्रिजर्व करने के लिए बॉडी को। उसको क्या करते हैं, यूजुअली हम जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उससे हम क्या करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में स्प्रेड हो जाता है और हमारी बॉडी को फर्दर डिकम्पोजिशन होने से प्रिवेंट करता है। जैसे हम आईवी देते हैं वैसे ही, जैसे हम सेंटर लाइन लगाते हैं जुगुलर वेन में, इधर ही हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, दोनों पास पास होती है। जो कैरोटिड आर्टरी होती है उससे हम इंजेक्ट करते हैं केमिकल को। Arterial embalming, which involve the injection of embalming chemical into the blood vessels, usually by the right common carotid artery. Blood is displaced from the right jugular vein. The embalming solution is injected with the centrifuge pump, and the embalmer massages the corpse to break up clot as ensure to proper disturbance of the embalming fluid. In case of poor circulation, other injection point are used. एक हमारा, जैसे हमारा आर्टरीज होती है ऐसे हमारा ये NSRL देते हैं, उसके लिए एक ट्यूब कनेक्ट होता है। ऐसे हमारा एक सेंट्रीफ्यूज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल को इंजेक्ट करते हैं और हम जो हमारी जुगुलर वेन कैरोटिड आर्टरी है, कॉमनली जनरली हम उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इंजेक्ट करते हैं निडल को, और जो हमारा केमिकल्स है वो हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी डिकम्पोजिशन। ये क्या कर रही है, वो सब बाद में देखो, अभी इधर लेक्चर चल रहा है कि अभी देखना जरूरी है वो। क्या बता रहा था मैं, समझ आया? क्या बताया इसमें अभी आर्टेरियल एम्बेलमिंग में? हाँ ठीक। तो हम आर्टेरियल एम्बेलमिंग में देख रहे थे
तो इसमें हमारी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं केमिकल को। जो हमारी कैरोटिड आर्टरी और वेंस रहती हैं दोनों पास पास होते हैं ना, लेफ्ट और राइट दूसरे इसके पास में होती हैं, तो उसको हमको इंजेक्ट करना होता है। एक हम निडल इंसर्ट करते हैं, जैसे सेंटर लाइन होती है वैसा है ना, ट्यूब इंसर्ट करते हैं। और हमारा एक सेंट्रीफ्यूज आता है, तो सेंट्रीफ्यूज से हम क्या करते हैं, जो केमिकल रहता है प्रिजर्विंग केमिकल, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में पूरा इंसर्ट करते हैं। अब जैसा कोई पर्सन है उसका लाइफ है वो जिंदा है, तो क्या होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है ना। अब जैसे कोई डेड बॉडी है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है जो स्टॉप हो जाता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद बॉडी उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं लगता है, बॉडी उसकी कोल्ड होने लगती है ना, येलो बॉडी होने लगती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तो वो जिधर जिधर है पूरे उसमें स्प्रेड हो जाता है हमारी बॉडी में, और बॉडी को वापस से डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करता है। डिकम्पोजिशन मतलब धीरे धीरे करके उसका खत्म होने लगना। जैसे आयरन रहता है, लोहा है ना, लोखंड, हम उसको डाल देते हैं पानी में, जंग लग लग के धीरे धीरे करके पूरा सड़ जाता है। ऐसी हमारी इसका डिकम्पोजिशन का मीनिंग वो होता है कि धीरे धीरे करके बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, डिजनरेट होने लगते हैं सेल्स और टिश्यू, तो उससे वो प्रिवेंट करता है। फिर दूसरा है हमारा कैविटी एम्बेलमिंग। बॉडी कैविटी है कैविटी, the suction of internal fluid of the corpse and injection of embalming chemical into the cavity using an aspirator trocar. The embalming make a small incision just above the navel and pushes the trocar in the chest stomach cavity to puncture the hollow organ and aspirate their content. He then fill the cavity with the concentrated chemical that contain formaldehyde. The incision is either suture close. इसमें क्या करते हैं, हमारा कैविटी एम्बेलविंग में जो हमारी इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी है, तो वहाँ पे क्या हमारे जैसे फिर लीवर हो गया और स्टमक हो गया, हमारा किडनी हो गई, तो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। किधर ध्यान है? हाँ, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। तो क्या होता है हमारा जो बॉडी कैविटी होती है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे इंटेस्टाइन हो गई और है ना, स्टमक हो गया, हमारा किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट, तो इनसे क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड होता है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। एक हमारा ट्रोकर आता है उससे, है ना, स्मॉल इंसिजन करते हैं सबसे पहले, तो आपकी एब्डोमिनल चेस्ट कैविटी के वहाँ से इंसिजन करेंगे। आपका इंसिजन करने के बाद कैविटी में जो भी आपका एब्डोमिनल फ्लूइड होता है, आपका पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वो सब फ्लूइड और ऑर्गन से जो भी सिक्रेशन है फ्लूइड है उसको वापस से आप उसको इंजेक्ट कर लेते हो, एस्पिरेट कर लेते हो। एस्पिरेट करने के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो बकेट में, एक्सक्रीट आउट कर देते हो। और जो केमिकल होता है प्रिजर्विंग केमिकल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, उसको हम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि जो ऑर्गन वगैरह है वो जल्दी डैमेज ना हो, और इंटरनल मसल्स वगैरह है वो भी जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो, है ना, उनसे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम कैविटी में इंजेक्ट करते हैं केमिकल। फर्स्ट वाले हमने देखा था हम सिर्फ आर्टरीज में ही कर रहे थे, सेकंड में जो इंटरनल हमारी बॉडी की कैविटीज हैं वो भी डैमेज ना हो, इसके लिए हमको यदि लॉन्ग टाइम तक और रखना है तो फिर हमको ये भी यूज़ करना पड़ता है। आर्टरी का तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको बॉडी को भी, ऑर्गन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी करना होता है। कई बार कोई जैसे विष रहता है, किसी का बिलिंग है कि भाई हमको ऑर्गन डोनेट करना है, तो ऑर्गन तो 24 घंटे तक रह सकता है या 48 आवर तक, धीरे धीरे करके वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसको भी जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया है ना, इस चीज़ में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं वापस से, ताकि वो ना हो। यदि बाहर आउटर सरफेस पे रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस आएंगे तो धीरे धीरे करके इन्फेक्शन होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर यदि उसमें डिप करके रखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है। आया समझ इसका? आया समझ? ट्रोकर होता है एक, जिसको प्लेस करते हैं, उसके बाद पूरा ओपन करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे ओटीज में रहता है, तो उसको वो क्या करता है, पूरा ओपन कर लेता है, सब बॉडी को पूरा ओपन कर देता है। इधर से चेस्ट के पास से हम इधर इंसिजन करते हैं, और ऑर्गन्स वगैरह का जो भी फ्लूइड है वो पूरा एस्पिरेट कर लेते हैं। एब्डोमिनल जो भी फ्लूइड है उसको भी एस्पिरेट कर लेते हैं, एस्पिरेट मतलब बाहर निकाल लेते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा केमिकल होता है उसको बॉडी की कैविटी में और ऑर्गन्स में उसको इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि ऑर्गन जो है डिस्ट्रॉय होना रुक जाता है उनका।
ठीक है। फिर दूसरा हमारा हाइपोडर्मल, हाइपो जैसे हमने स्किन के स्ट्रक्चर देखा था, डर्मिस, एपिडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो इसमें हाइपोडर्मिस में क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ एम्बेलमिंग केमिकल अंडर द स्किन इज नीडेड, हमको स्किन को इसमें प्रिजर्व करना होता है। जैसे अभी इन्होंने पूछ रही थी वो कि बर्फ उसमें रखते हैं, इसलिए रखते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर ग्रोथ नहीं होंगे। पर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे अबव 24-25 पे, तो बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ जल्दी से होता है। पर कम टेम्परेचर रहेगा, इसलिए आईसीयू में क्या करते हैं, सेंट्रल एसी लगा होता है, टेम्परेचर वहाँ पर कम ही रखते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा ग्रोथ ना हो, और मशीनें भी चलती रहती हैं ना, वेंटिलेटर वगैरह। तो ये रीज़न होता है। तो सरफेस एम्बेल इसमें हाइपोडर्मल में क्या करते हैं हम, इंजेक्ट ऑफ एम्बेलमिंग केमिकल अंडर द स्किन इज नीडेड, अंडर हम स्किन के, जैसे आपने देखा होगा जाइलोकैन टेस्ट देते हैं ऑपरेशन से पहले, देखा है किसी ने, ऐसे सर्कल बना देते हैं, जाइलोकैन टीटी जाइलोकैन टेस्ट ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को, तो वो किस में देते हैं, हाइपोडर्मल में। ऐसे ही जो हाइपोडर्मल केमिकल आता है वो हम किस में, हाइपोडर्मल हमारी स्किन में उसको सुपरफिशियली इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है सरफेस एम्बेलमिंग, सरफेस मतलब आपका सुपरफिशियल बॉडी स्किन के ऊपर, जैसे अभी आप रिस्ट वॉच पहन रहे हो तो सुपरफिशियल आ जाता है सरफेस में, ये हाइपोडर्मल आया समझ। फिर हमारा सरफेस एम्बेलमिंग, विच सप्लीमेंट आर द अदर मेथड स्पेशली फॉर विजुअल इंजुर्ड पार्ट। A typical embalming take 1 or 2 hours. An embalming case that require more attention could take longer time. इसमें क्या होता है, हमारा सरफेस में हम जैसे कि ऊपर जैसे कोई ऑर्गन है ना, या हमने कोई जैसे हमारी सर्जरी हो रहा है कुछ भी, तो ऑर्गन को हमने रिमूव किया उनको, तो हम क्या करते हैं, उसको सर्जरी के बाद उसको एक टप लेते हैं हमारा, और उसमें क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, और उसमें जो भी ऑर्गन है उनको हम निकाल के रख देते हैं ताकि वो उसमें बैक्टीरिया वायरस ना हो। सरफेस मतलब ऊपर बॉडी कैविटी में, जैसे हम पहले बायो में पढ़ाई करते थे तो एक मेंढक को रखते थे, उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करके रखते थे, फिर उसके ऊपर कट करके पूरा उसका ऑपरेशन करते थे, है ना। तो ह्यूमन का और जो मेंढक है उसका मतलब अप्रोक्स सेम ही होता है पूरा सिस्टम। तो मेंढक पे हमको प्रैक्टिकल करना सिखाते थे, उसको क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर रखते हैं ताकि उसकी स्किन जो है डिस्ट्रॉय होने से बच जाए, सरफेस एंटीजन, एंटीजन बोलूँ, सरफेस स्किन। और दूसरा इसका रीजन ये भी हो सकता है कि स्पेशली फॉर जो इंज्योर्ड पार्ट है वो हमारा प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, फिर एम्बेलमिंग केमिकल, अब इसमें कौन कौन सा केमिकल यूज होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। There are variety of preservative, sanitizer, disinfectant, additive use the modern embalming the purpose of temporary delay decomposition and restore a natural appearance of viewing a body. After that, a mixture of this chemical is known as embalming fluid is used to preserve deceased, sometime only until the funeral and other time इन आइडेंटिफाई। इसमें क्या होता है, हम फ्लूइड का मिक्सचर बनाते हैं, इसमें एक ही फ्लूइड नहीं रहता, फॉर्मेल्डिहाइड और भी इसमें हमारे फ्लूइड यूज होते हैं, है ना, ग्लूट्रेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब फ्लूइड होते हैं, इनका पूरा एक सॉल्वेंट बनाते हैं सबको मिक्स करके। और किसके लिए, हमारा प्रिजर्व करने के लिए हमारी बॉडी को, तब हमको डिले हो रहा हो हमको बॉडी को फ्यूनरल करने में, बॉडी को बर्न करने में, या हमारा जो भी उसको हम दफनाते हैं वो करने में हमको डिले हो रहा है ना, उसका कोई आइडेंटिफाई नहीं है इनको कितना टाइम लग सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पूरा मिक्सचर बनाते हैं, उसमें केमिकल होता है हमारा। टिपिकली एम्बेलमिंग फ्लूइड कंटेन मिक्सचर ऑफ क्या क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, लिख के रखो इसको, फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, मेथेनॉल और इथेनॉल। इथेनॉल एंड अदर सॉल्वेंट। फॉर्मेल्डिहाइड का ज़्यादातर यूज़ होता है हॉस्पिटल में भी, जब हमको सैनी वो करना होता है फ्यूमिगेशन, तब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं ऑपरेशन थिएटर में। और ग्लूटाल्डिहाइड, मेथेनॉल और इथेनॉल, ये चार का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। चारों का मिक्सर बनाते हैं, सबको मिक्स करके सॉल्वेंट बना लेते हैं। द फॉर्मेल्डिहाइड कंटेंट जनरली रेंज 5 to 35। फॉर्मेल्डिहाइड कितना होता है? 5% से, एज पर आप कंडीशन के हिसाब से बना सकते हो। 5 to 35% होता है इसका। एंड एथेनॉल कंटेंट में रेंज फ्रॉम 9 to 65। एथेनॉल का होता है 9 to 65। क्या हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? हाँ, बुक से लिख लो, इधर ये आ जाएगा, देख लो गलत हुआ हो तो। क्या करते हैं इसमें हम, ना 5 से 35% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, बाकी एथेनॉल होता है 9 to 65। ये दोनों का परसेंट नहीं दिया है, तो ये सबका हम मिक्सचर बनाते हैं पूरा। कौन सा? हाँ सॉरी, 56। ये 9 to 35 और 9 to 56। हाँ 56। अब इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं, वो समझ लेते हैं। एक आपको ट्रे लगेगा जिसमें आपका टॉवल होना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग आर्टरी क्लैम्प, आर्टरी फोर्सेप लॉन्ग वाली, उसके बाद बैंडेज, एब्जॉर्बेंट एंड नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन पैड आपका, एब्जॉर्बेंट और नॉन एब्जॉर्बेंट। उसके बाद हॉस्पिटल गाउन और पेशेंट क्लॉथ, हॉस्पिटल का आपका गाउन और पेशेंट के जो भी क्लॉथ हैं वो सारी चीज़ें, ड्रॉ सीट, लॉन्ग मैकिन्टॉश एक, और वॉथिंग इक्विपमेंट, मॉर्चुरी एंड कार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर। मॉर्चुरी कार्ट होता है जिसपे हम बॉडी को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, प्लास्टिक का जो कवर होता है वो होना चाहिए, है ना। उसका लॉन्ग मैकिन्टॉश होना चाहिए, ड्रॉ सीट होना चाहिए, हॉस्पिटल और पेशेंट का जो भी क्लॉथ गाउन है वो सब, पैड होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट और नॉन एब्जॉर्बेंट, बैंडेज, आर्टरी होना चाहिए, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप, और ट्रे होना चाहिए जिसमें टॉवल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको हमारे पास होना चाहिए। अब प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे हमको ये प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले प्रोवाइड प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, जो भी कर्टन वगैरह है वो लगा लेना है। स्क्रीन या कर्टन हो गया हॉस्पिटल में। प्रोवाइड प्राइवेसी, अलाउ रिलेटिव टू सी दैट बॉडी इन प्रेजेंटेबल कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें अलाउ करना है किसको, उनके रिलेटिव को, बॉडी को पहले देखने के लिए कि भाई नॉर्मल अभी आपकी बॉडी ऐसी है, आप इसको आकर के पेशेंट को आपके देख सकते हो, प्रिजर्वेटिव देने से पहले, केमिकल देने से पहले। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिस्कनेक्ट ट्यूबिंग जेंटली एंड seal wound with the clean gauze and adhesive if body is to be kept in mortuary. All all valuables to be removed in presence of relative. Document in the patient record, obtain relative signature after
jewels and jewelries are handed over. क्या करना है आपको, बॉडी यदि आपके ये मॉर्चुरी रूम से है तो वहां से आप उसको लेकर आ रहे हैं, जो भी ट्यूबिंग वगैरह है उनको आपको प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देना है, जेंटली रिमूव करना है। और इनकेस ड्रेनेज हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो वहां पर आपको गॉज पीस या गॉज पैड रख के एडिसिव टेप से आपको चिपका देना है उसको। और जो भी वैल्यूबल थिंग्स हैं, है ना, कुछ मतलब कपड़े वगैरह हो गए उसके, है ना, जो भी चीज़ें, गले का कुछ लॉकेट हो गया, चेन वगैरह हो गया, स्पेक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को हैंड ओवर, उनके रिलेटिव है उनको आपको हैंड ओवर कर देना है। वैसे तो हम पहले ही प्रोसीजर में देख लिया कि हम पहले ये चीज़ें कर लेते हैं, फिर भी इनकेस यदि है तो आपको वो सब हैंड ओवर कर देना है। और डॉक्यूमेंट पे आपको रिलेटिव पे कंसेंट ले लेना है, जो भी वैल्यूबल थिंग है पेशेंट की, वो सब चीज़ें। फिर रिप्लेस डेंचर्स, गिव थ्रो बोथ एंड रिमूव सिक्रेशन डिस्चार्ज एंड ब्लड स्टेन। क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में डेंचर्स होते हैं जो पेशेंट को दांत में खाना खाने के लिए लगे रहते हैं, कभी कभी किसी के टीथ को सेव करने के लिए लगाते हैं ना, तो वो डेंचर्स वगैरह होंगे तो आपकी पॉलिसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको रिमूव कर देना है, डेंचर्स को आपको रिमूव करना है। और भी अदर आर्टिकल्स जिससे हम कान को, नाक पे जो भी चीज़ें पहनते हैं वो सब निकाल लेना है, जो भी वैल्यूबल थिंग है, डेंचर्स को भी रिमूव करना है। उसके बाद थ्रो, हाँ, उसके बाद यदि आपको पेशेंट को पहले से कोई सीक्रेशन वगैरह है, ब्लड वगैरह स्टेन, उसको दाग वगैरह लगा है ब्लड का, तो वो आप पेशेंट को बहुत दे करके उसको क्लीन करना है आपको। आया समझ? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? प्रोसीजर, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हमने अलग 3 प्रोसीजर यहाँ पर देखा है। पहले हमने देखा था आर्टरीज से हम दे रहे थे ना, फिर सरफेस वाला देखा, और इंटरनल कैविटी में, हमारी बॉडी के कैविटी में ऑर्गन लेवल पर हम उसको केमिकल दे रहे हैं बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। तो अब उसमें हम प्रोसीजर देख रहे हैं कि प्रोसीजर कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको प्राइवेसी मेंटेन करना है। उसके बाद जो भी पेशेंट ने वैल्यूबल थिंग पहन के रखा है वो सारी चीज़ें पेशेंट के हमको रिलेटिव है उनको दे देना है, कुछ भी ज्वेलरीज ऑर्नामेंट वगैरह है ना, जो भी उसका चश्मा घड़ी वगैरह हो गई, ईयर रिंग है ना, नोज रिंग, जो भी है सब चीज़ दे देना है। और जब आप पेशेंट को लेकर आ रहे हो तब देखते हैं कोई पेशेंट को इंट्राकैल लगा है, कहीं कुछ कैथेटर है, कहीं कुछ लगा है, तो जहाँ पर भी उसको वो लगा है वो सब ट्यूबिंग जेंटली रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि भाई ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग ना हो उसके लिए आप उसको एडिसिव टेप वगैरह वो आप वहाँ पर पुट करना है, आपको चिपका देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर देखा कि हाँ, वैल्यूबल थिंग रिमूव हो गया। उसका डेंचर्स दांत में लगा रहता है, खाना खाने के लिए ओल्ड एज लोग लगाते हैं ना, दांत टूट जाते हैं तो, या फिर कोई दांतों को सेव करने के लिए लगाता है, दांत बाहर निकले हुए रहते हैं ना, लड़कियां लड़के भी, तो उसको सेव करने के लिए डेंचर्स हम लगाते हैं, तो वो भी आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर उसने हाँ, सीक्रेशन वगैरह की वजह से हाथों पे ब्लड का स्टेन रहते हैं, दाग माग है ना, बुंड मुंड है, तो वो आपको क्लीन कर देना है पूरा। इतना तो अभी समझा हमने बेसिक से चीज़ें। पुट द गाउन, गाउन उसको जो है वो रिमूव करना है। उसके बाद पैक नोज इन सच वे दैट कॉटन इज नॉट विजिबल। आपको नोज में उसकी क्या करना है, कॉटन को पैक कर देना है, दिखना नहीं चाहिए ऐसा अंदर। आप उसको, जैसे कोई डेड बॉडी होती तो हम उसको आँख कान, वो आँख बंद कर देते हैं, आईलिड, कान में भी हम कॉटन लगा देते हैं, नाक में भी, ऐसे ही आपको कॉटन लगाना है। क्यों लगाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि भाई ईयर एंट्री करेगी एब्डोमिनल कैविटी में, तो उसका पेट फूल जाएगा, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो कॉटन लगा देते हैं। ऐसे आपको भी कॉटन लगाना है। फिर आप क्या करना है, वो फ्लूइड में यदि डिप करोगे तो फ्लूइड भी जाएगा। Fold hand in praying position and thumb together, straight leg brings it together and tie with toes similarly। जैसे हमने पहले पेज पर देखा था बॉडी को कैसे पैक करना है, दोनों हाथ में कैसे प्रे पोजीशन में लेना है, एब्डोमिन के ऊपर, इधर ये थंब है, इधर इसको टाई कर देना है, बांध देना है इधर दोनों रिस्ट के पास से। और दोनों जो पैर है उसके जो बिग टो है हमारे, थंब है, उसको भी आपको बैंडेज से बांध देना है, वो दोनों पैर की तरफ। पिछले वाले लेक्चर में देखा था, इस पर भी इमेज है तो वो देख लेना बुक में, इस तरीके से, है ना। ये तो हम बॉडी को पैक करते हैं, ऐसे ही हमको सिमिलरली क्या करना है, उसके हैंड को भी, जो उसके बिग टो है उसको प्री पोजिशन में रखना है इस तरीके से ना, एब्डोमिन के ऊपर। और उसको भी पैर के भी जो बिग टो है उनको भी उससे बांध देना है बैंडेज से आपको।
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट मॉर्चुरी कार्ड, प्लेस कार्ड इन प्लास्टिक कवर एंड टाई टू द विक्टो। मॉर्चुरी जो कार्ड होता है, जैसे एक हमारा शिफ्टर होता है ना, वैसे ही मॉर्चुरी कार्ड होता है, तो आपको उसको उस पर शिफ्ट करना है, उस पर प्लेस करना है, उसके बाद कवर करना है विक्टो को, उसको बांध देना है आपका पैर का जो विक्टो है उनको, पैर के अंगूठे को, है ना। यूज बॉल पेन टू फिल द इंफॉर्मेशन ऑन मॉर्चुरी कार्ड। मॉर्चुरी का जो आपका पेपर है, कार्ड वगैरह है, उसके लिए आपको क्या करना है, जेल पेन का कभी भी यूज़ नहीं करना है, आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, क्योंकि जेल पेन में क्या होता है, आप मेडिकल लीगल रिकॉर्ड है एमआरडी, तो वो जैसे यहाँ बारिश का सीजन आया तो बारिश में थोड़ा सा भी पानी का बूंद उधर टिप हुआ और वो पूरा इंक स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो आपको याद रखना है कि बॉल पेन का आपको यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो प्रोसीजर उसके लिए। कंप्लीट नर्स रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम ऑफ इमिनेंट डेथ टिल प्लेसिंग बॉडी मॉर्चुरी और सेंडिंग होम। जब तक आप बॉडी को मॉर्चुरी रूम में या आप उसके होम पर सेंड नहीं कर रहे हो, तब तक जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। डेट ऑफ कितने बजे उसका डेथ हुआ, पेशेंट डॉक्टर ने कब डिक्लेयर किया, तब पेशेंट का डेथ हुआ था, तब उसके वाइटल साइन क्या चल रहे थे, लास्ट ईसीजी क्या है ना, कथा की कुछ मेडिकल लीगल का कुछ केस होता है, तो आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो वो आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है। हैंड ओवर बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट टू रिलेटिव। उनके रिलेटिव को जो भी पर्सनल बिलोंगिंग है पेशेंट्स का, बेड साइड में जो भी होता है वो सब उनको हैंड ओवर कर देना है। हैंड ओवर बॉडी डायरेक्टली टू द रिलेटिव आफ्टर सेटलिंग बिल विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपको कोशिश करना है बिल वगैरह सबको सेटल होने के बाद जो डेड बॉडी है वो पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर करना है। फिल मॉर्चुरी रजिस्टर विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एक मॉर्चुरी रूम होता है, मुर्दा घर जिसको बोलते हैं, तो जो भी रूम है उसका उधर क्या करना है, मॉर्चुरी रूम का जो भी रजिस्टर वगैरह है, नेसेसरी फॉर्म वगैरह है, वो आपको सब फिल करना है। बिफोर रिलीजिंग बॉडी चेक मेडिकल डॉक्यूमेंट फॉर देयर कॉपीज ऑफ दैट सर्टिफिकेट। जब आप पेशेंट को रिलीज कर रहे हो उसके पहले ही आपको एक कॉपी अपने पास भी रखना है डेथ सर्टिफिकेट की, पेशेंट का। एक तो अपने ओरिजिनल तो रिलेटिव को देना ही उनका अटेंडेंट को, बाकी एक अपने पास भी रखना है, एक ईसीजी का और एक आपका जो सर्टिफिकेट है उसका। ऑटोप्सी परमिट स्लिप इज नीडेड। ऑटोप्सी जो हमने पोस्टमार्टम कल का देखा था उसका भी जो परमिटेड स्लिप है वो भी आपके पास होना चाहिए, नीडेड यदि जरूरत है तो। मॉर्चुरी रजिस्टर एंट्रीज, मॉर्चुरी रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। ऑथोराइजेशन स्लिप टू टेक बॉडी टू डेस्टिनेशन। ऑथोराइजेशन स्लिप टू टेक बॉडी टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बॉडी को आपको एक ऑथोराइजेशन स्लिप आती है वो देना होगा। अब जैसे इधर पेशेंट का डेथ हुआ है ना, तो पेशेंट को हम दूसरे स्टेट में कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके साथ एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट आता है कि बॉडी को लेके जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई भी मार के किसी की बॉडी को भी लेके जाएगा, है ना, तो आपके पास वो ऑथोराइज स्लिप होता है, वो भी पेशेंट को देना है। एम्बेलमिंग प्रोसीजर इफ रिक्वेस्टेड बाय रिलेटिव। एम्बेलमिंग प्रोसीजर यदि रिक्वायरमेंट है तो आपको वो प्रोसेस भी करना है। यदि लॉन्ग ज़्यादा दूर कहीं लेकर के जा रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है 5 दिन 4 दिन, है ना, कई बार होता है कि कोई दूसरी कंट्री में बॉडी मिली और उधर डेथ हो गया, तो कई केसेस में टाइम भी लगता है, तो वो आपको ये प्रोसीजर तो परफॉर्म करना है, नहीं तो फिर नहीं करना है। हैंड ओवर बॉडी टू रिलेटिव आफ्टर बिल हैज सेटल एंड गेट रिलेटिव टू साइन इन मॉर्चुरी रजिस्टर। बिल होने के बाद पेशेंट के रिलेटिव को आपको बॉडी हैंड ओवर करना है और उसका एंट्री कर देना है। ड्रेस पेशेंट इन ऑन क्लॉथ बिफोर हैंडलिंग ओवर बॉडी। जब आप बॉडी को हैंड ओवर कर रहे हो तो पेशेंट का जो खुद का क्लॉथ है वो अपना पहन सकते हो, हॉस्पिटल का जो गाउन वगैरह है आप उसको रिमूव कर सकते हो, है ना। पेशेंट अपना सेपरेट लेके आते हैं तो वो आप उसको कपड़ा लगा सकते हो, या वाइट शीट जो भी है वो आप दे सकते हो। इतना इसका प्रोसीजर था, इतना समझ आया होगा सबको, है ना। नहीं आया तो पूछ सकते हो, किधर भी डाउट